Yes, we are on question number 23 today, and that is regarding offences and prosecutions. What are the provisions under GST for offences and prosecutions? What will be the punishment for such offences? And explain the rules for compounding of offences under GST. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये ऑफेंसेस का है कि अगर आप जीएसटी में कोई ऑफेंस करते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है, और ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का भी रूल बना हुआ है। सबसे पहले है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस अंडर जीएसटी। So when a person commits an offense with deliberate intention of fraud, he becomes liable for prosecutions. गलतियां दो तरह की होती हैं, एक जो जानबूझ के की जाती हैं जिसको हम ऑफेंस कहेंगे, एक होती हैं जो गलती से हो जाती हैं, आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो प्रोसिक्यूशन तभी होगी जब ये प्रूव हो जाए कि आपने ये फ्रॉड करने की कोशिश की है। So when a person commits an offense with deliberate intention of fraud, he becomes liable for prosecution. The term prosecution is known as conducting of legal proceedings against some person in respect of criminal charges. उसको हम prosecution कहते हैं। Where any person has committed any of the following offences with deliberate intention of fraud, he shall have to face criminal charges and he shall also become liable to prosecution. सबसे पहले है सप्लाई विदाउट टैक्स इनवॉइस। सिंपल सी बात है कि आपने सप्लाई की है लेकिन टैक्सेबल इनवॉइस आपने इशू नहीं किया है। टैक्स की चोरी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में भी थी और अब जीएसटी में भी है, रुक नहीं रही है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। पहले भी था, आज भी है। आप मार्केट में चले जाइए और कोई चीज खरीद लीजिए, जैसे मोबाइल बड़ी छोटी सी चीज है, महंगे से महंगा भी है। तो हाँ जी, ये आईफोन 12 तो कहेगा जी, आप खुद ही पूछेगा आपसे कि आपने बिल पर लेना है कि बिना बिल के लेना है। बिल पर लेना है तो 1,26,500 का, बिना बिल के लेना है 1,15,000 का। अब अगर मुझे लगता है यार मैंने तो आईफोन
खरीदना है, मुझे बिल से क्या लेना देना। तो मैं 11,500 रुपया फालतू क्यों दूं इसको। और मैं कहता हूँ यार तू 1,15,000 में दे दे मेरे को, ये पकड़, और वो आपको आईफोन दे देता। नाउ दिस इज अ सप्लाई विदाउट टैक्स इनवॉइस। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पहले भी था, ये आज भी है। और जिन आइटम्स पर 28% जीएसटी है, और कुछ आइटम्स बड़ी कॉमन है जिन पर 28% जीएसटी है। कंस्ट्रक्शन में ये आइटम्स हैं, सीमेंट है, टाइल्स है, 28% जीएसटी। तो और वहाँ परचेज भी लाखों में होती है। अब आपने 5 लाख रुपए का परचेज करना है, उस पर 28% जीएसटी लगा लीजिए। मान लो मुझे सीमेंट ही लेना है, मेरा 5 लाख का बिल्डिंग का सीमेंट का खर्चा है, तो अब मुझे लगता है कि सीमेंट की बोरी तो सीमेंट की बोरी है, वो तो आएगी और लग जाएगी। मैं 28% जीएसटी दे के इस पर इतने पैसे और के 1,40,000 रुपया टैक्स दूंगा, मुझे क्या पड़ी है। तो बायर एंड सेलर both are interested in supply without tax invoice। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले भी हो रहा था और ये अब भी हो रहा है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में हो रहा था, अब जीएसटी में हो रहा है। So where a business person supplies any goods or services without a taxable invoice in order to evade tax shall have to face criminal charges and become liable to prosecution। हाँ, मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि मार्केट में 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि जी हम तो बिना बिल के कोई माल देंगे ही नहीं। ऐसे भी हैं, बट दे आर नॉट मोर देन 10%। दे आर 5 to 10% पीपल जिन्होंने जिनके बहुत बड़े बिजनेस हैं और उनको लगता है कि हम बिना टैक्स इनवॉइस के सेल नहीं करेंगे, और वो नहीं करते हैं। ऐसे भी हैं। सरकार तो चाहती है कि 100% लोग ऐसे हों, लेकिन बाहर का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। उसको भी लगता है कि मैंने यार 1 लाख रुपए की चीज लेनी है, उसको तो मैंने यूज कर लेना है, तो 28,000 रुपए टैक्स फालतू में देना पड़ेगा। तू यार बिना बिल के दे दे मेरे को। यही सबसे बड़ी टैक्स इवेजन है, सबसे बड़ी टैक्स इवेजन यहाँ पर है। एंड गवर्नमेंट इज अनेबल टू रिकॉर्ड इट, स्टॉप इट। उसके 2 रीजन है। नंबर 1, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। करप्शन देश में बुरी तरह से फैला हुआ है।
और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर तक पहुंच गया। पहले करप्शन निचले लेवल पर थी, नीचे से शुरू होती थी, अब ऊपर के लेवल पर है और ऊपर से शुरू होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि हाईएस्ट लेवल से शुरू हो रही है। यही कारण है, इसको रोका नहीं जा सकता। हु विल स्टॉप इट? जिन लोगों ने रोकना है वही इन्वॉल्व है। नोबडी कैन स्टॉप इट। शेयर है, बढ़ता चला जाता है बस। नंबर 2 इज इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई। यहां भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अभी तक जितने बड़े घोटाले पकड़े गए हैं वो सेकंड पॉइंट में पकड़े गए हैं। इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई। कोई सेल नहीं हुई, कोई सप्लाई नहीं हुई, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया और बाद में क्या किया, उसको कैंसिल करके उसका रिफंड ले लिया। ना टैक्स जमा तो हुआ ही नहीं था जब सेल ही नहीं हुई थी, क्योंकि टैक्स देता कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर ने तो टैक्स दिया ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं, उसने टैक्स दिया ही नहीं। और आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, कोई टैक्स जमा नहीं कराया सरकार के पास, कुछ नहीं किया और रिफंड ले लिया। अभी तक जितने बड़े घोटाले पकड़े गए हैं 300, 400, 500 करोड़ के, वो इसी कैटेगरी में। या तो कोई सिस्टम में कमजोरी है या फिर जो ऑफिशियल्स हैं they themselves are involved in it. So where a business person issues invoice without supplying any goods or services in order to claim wrong input tax credit or refund of tax by fraud. दोनों तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है और रॉन्ग रिफंड क्लेम किए जा रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा जो लोग पकड़े गए हैं वो इसी कैटेगरी में पकड़े गए हैं। नंबर 3 is collects GST but does not deposit. आपने सेल की, कंज्यूमर से जीएसटी ले लिया, सरकार के पास जमा ही नहीं कराया, चोरी तो अपने आप हो गई। So when a business person has collected any GST and even if he has collected in contravention of the provisions of this GST Act, ये भी हो सकता है उसके पास जीएसटी नंबर ही ना हो और उसने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। कंज्यूमर को क्या पता बेचारे को, उसने टैक्स भी दे दिया और क्योंकि जीएसटी नंबर तो था ही नहीं आपके पास, जमा कहां करवाओगे? बिना नंबर के जमा ही नहीं हो सकते और आप जीएसटी इकट्ठा करते जा रहे हो, अपनी जेब में डालते जा रहे हो। सरकार 3 महीने तक तो इंतजार करती है कि जो जीएसटी आपने इकट्ठा किया है जमा करवाया कि नहीं करवाया, but does not submit it to the government within 3 months shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. Then obtain refund by fraud. Rather इसको obtaining कर दूं, obtaining refund by fraud. Where a business person has obtained a refund of any CGST, SGST by fraud shall have to face criminal charges and become liable to prosecution.
कोई रिफंड नहीं बनता था आपका। आपने पता नहीं क्या जादू किया, क्या घपला किया, और रिफंड क्लेम कर लिया, और ऑफिशियल्स ने रिफंड दे भी दिया आपको, पकड़े गए आप। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि जो लोग अभी तक इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के या रॉन्गफुल रिफंड में पकड़े गए हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, और कोई उनको कोई इतनी नॉलेज भी नहीं है सिस्टम की। वो लोग अगर वो लोग जो हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो लोग इस तरह का फ्रॉड कर पा रहे हैं, यहाँ से ये बात साबित होती है कि हमारा जो जीएसटी का सिस्टम है वो ज्यादा ही कमजोर है। इसका मतलब यह है कि जो सिस्टम को समझ सकता है, आईटी इंजीनियर है, वो तो पता नहीं क्या कर देगा फिर। जब एक 8वीं पास 10वीं पास लड़का, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो 300-400 करोड़ रुपए का चूना वो लगा सकता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आईटी में इंजीनियर है वो तो फिर पता ही नहीं क्या कर सकता है। देन फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये तो पहले भी लोग करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी लोग डबल किताबें रखते थे, एक असली एक नकली, ये पहले भी करते थे लोग, सो अब भी करते हैं। Where a business person submits fake financial records or documents or files fake returns in order to evade tax shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. इसमें एक रास्ता लोगों को अपने आप मिला हुआ है। मैं किसी स्टोर पर जाता हूँ और एक दूध का पैकेट उठाता हूँ और उसको 23 रुपए देता हूँ, आ जाता हूँ, मुझे वो कोई बिल इशू नहीं करता। कोई दूसरा आता है, वो 50 रुपए का बिस्कुट पैकेट उठाता है और 50 रुपए देके चला जाता है, कोई बिल इशू नहीं होता। पॉसिबल भी नहीं है। ये जितने स्टोर हैं इस तरह के, यहाँ हजारों तरह की आइटम्स पड़ी हैं, एक एक आइटम को बेचने पर बिल इशू करना पॉसिबल भी नहीं है। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी दुकान में, तो क्या करना पड़ता है? एक ही तरीका रह गया कि भाई कैश काउंट कर लो और उसके हिसाब से 2-4 बिल काट दो। तो यानी कि आप बिजनेस में जो लोग हैं उनको आप ही सिखा रहे हो कि फेक बिल काट दो, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने आप फेक हो गए फिर। देन अब्स्ट्रक्ट्स ऑफिसर्स, अब सरकार ने ड्यूटी लगा रखी है जीएसटी ऑफिशियल्स की, वो सड़कों पर भी है, वो रोड्स पर भी है, वो दुकानों के बाहर भी है, वो दुकान के अंदर भी एंटर कर सकता है। Where a business person has obstructed any officer during his duty who is visiting his premises during audit by tax authorities shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. आप उसको अपने बिजनेस प्लेस में घुसने ही नहीं देते, ऑफेंस कर रहे हैं आप। Then acquires goods in violation of GST rules. अगर मुझे सेल करते हुए टैक्स इनवॉइस इशू करनी है तो मुझे परचेज भी बिल पर ही करनी चाहिए।
क्योंकि गवर्नमेंट का तो सीधा हिसाब है कि भाई बिल पर परचेज करो, बिल पर सेल करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो। सिस्टम तो यही है। लेकिन अगर मेरे बिना बिल के सेल करनी है तो मुझे परचेज भी तो बिना बिल के ही करनी पड़ेगी। अगर मेरी सारी परचेज बिल पर आई हुई है तो मैं बिना बिल के सेल कर ही नहीं पाऊंगा। सो जो लोग बिना बिल के सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो बिना बिल के परचेज भी किया उन्होंने। So where any business person acquires, receives any goods or services having full knowledge that it is in violation of GST rules and the goods are liable for confiscation, shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. आप पहले बिना बिल के परचेज करोगे तभी तो बिना बिल के सेल करोगे। और जब आप बिना बिल के परचेज कर रहे हो, और आप कौन हो? आप बिजनेस पर्सन हो। You are more responsible than a consumer, क्योंकि कंज्यूमर तो फिर भी उसने तो सिर्फ परचेज करके कंज्यूम कर लेना है। लेकिन आप तो बिजनेस में है, आपने परचेज भी बिल पर करनी है तो सेल भी बिल पर करनी है। इसका मतलब अगर आप बिना बिल के परचेज करते हैं तो आपकी इंटेंशन ही यही है कि मैं बिना बिल के सेल भी करूंगा। So where any business person acquires, receives any goods or services having full knowledge that it is violation of GST, आपको पूरी नॉलेज है कि आप जीएसटी रूल्स को वायलेट कर रहे हो एंड द गुड्स आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन, आपका वो स्टॉक जब्त हो सकता है, shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. Then destruction of evidence करते हैं लोग, जब पकड़े जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सबूत ही मिटा दें। Where any business person destroys any evidence relating to GST liabilities in order to evade tax shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. Then does not provide information. टैक्स अथॉरिटीज आपसे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती हैं, आपको देनी होगी। यू विल हैव टू सबमिट इट। आप नहीं देंगे, आप ऑफेंस कर रहे हैं। Where any taxable person under GST does not provide information required by the tax authorities or provides false information, या तो आप देते ही नहीं, और अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो तो झूठी दे देते हो इन ऑर्डर टू वेट टैक्स की चोरी करने के लिए, shall have to face criminal charges and become liable to prosecution. Then you are helping in fraud. Helps in fraud. ये वो लोग हैं जो दूसरों की जीएसटी का हिसाब रखते हैं, प्रोफेशनल्स। देखो बहुत कम लोग मिलेंगे जो जीएसटी का अपना हिसाब खुद रख रहे हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। ज्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने जीएसटी की रिटर्न्स या जीएसटी का हिसाब रखने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है। अब आपने अगर प्रोफेशनल को हायर कर रखा है और वही आपको रास्ते बता रहा है जीएसटी की चोरी के, ऐसे कर लो जी, ऐसे कर लो जी, और जब आप पकड़े गए तो आपने उसका नाम ले दिया कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जो किया इसी ने किया। So where any other person, क्योंकि
यहाँ वर्ड बिजनेस पर्सन यूज नहीं हुआ, यहाँ वर्ड यूज हुआ है अदर पर्सन. Where any other person helps a business person to commit fraud. कोई दूसरा व्यक्ति बिजनेस पर्सन की हेल्प कर रहा है फ्रॉड करने में, और वो कौन है? जो आपके जीएसटी का हिसाब रख रहा है. So where any other person helps a business person to commit fraud under GST in order to evade tax, टैक्स की चोरी कर रहा है, shall have to face criminal charge and become liable to prosecution. उस पर भी क्रिमिनल चार्ज लगेगा, उसकी भी प्रोसिक्यूशन होगी. हालांकि जीएसटी की चोरी उसने नहीं की है, उसने तो चोरी करवाई है. Now punishments. Where any of the above noted prosecutions, where any of the above noted prosecutions are proved against a person, he shall be liable to the following punishments. पुनिशमेंट यहाँ पर है जेल. जब मैं कहता हूं कि आपको जेल जाना होगा, तो जेल पर ये टेबल बना हुआ है. टैक्स अमाउंट 100 to 200 lakhs. ये टैक्स अमाउंट है, सेल अमाउंट नहीं है. टैक्स की चोरी अगर 100 लाख से 200 लाख तक होती है, ऑफेंस बेलेबल है. बेलेबल होता है, आपको बेल मिल सकती है अदालत से, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, या कर लिया गया है तो छोड़ दिया जाएगा, मुकदमा चलेगा. और अगर प्रूव हो गया तो 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. और अगर टैक्स अमाउंट 200 से 500 लाख है, अभी भी बेलेबल है, लेकिन सजा 3 साल की हो सकती है, अप टू 3 years. और अगर टैक्स अमाउंट 5 लाख से ऊपर है, फिर बेल भी नहीं होगी. इट्स नॉट बेलेबल. बेलेबल भी नहीं है, आप जेल में ही रहेंगे और 5 साल तक की सजा हो सकती है. And it says where any offense is repeated. अक्सर होता है, ये जो जिनको आदत पड़ जाती है, एक चोरी में पकड़े गए, जेल से बाहर आके 2 और कर ली, फिर जेल चले गए, फिर बाहर आ गए, फिर 4 और कर ली. क्यों आदत पड़ जाती है, वो लोग ऐसे ही करते हैं. So where any offense is repeated for a second time, punishment can extend to 5 years with a fine. पहले तो आप 1 साल की सजा ही काट रहे थे, 1 साल की सजा काट के बाहर आए, आपने फिर वही काम कर दिया, अब आपको 5 साल की हो जाएगी. Now, compounding of offense under GST. Compounding of offenses is a shortcut method to a litigation. In case of prosecution for an offense in a criminal court, accused has to appear before the magistrate at every hearing through an advocate. जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है,
तो आपका वकील तो आपके साथ होगा ही, आपको खुद भी वहां हाजिर होना होता है। पर्सनली ये क्रिमिनल केस की कंडीशन है। अगर मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दूं तो आपको समझ आ जाएगा। आपको अगर याद हो, ये सरसे वाला राम रहीम जो है, जो अब जेल में है, इसको पंचकूला में ये पेशी पर आता था। पंचकूला में एक बार चंडीगढ़ भी पेशी पर आया था। मुझे याद है ये कोई 15-20 साल पहले की बात है, और जब चंडीगढ़ ये पेशी पर लाया गया था इसको, तो सारा चंडीगढ़ जाम हो गया था। इतनी दुनिया, इसके जो फॉलोअर थे वो चंडीगढ़ पहुंच गए थे, सारी सड़कें जाम हो गई थी। आई स्टिल रिमेम्बर। हाँ, वो बेटे है तो फॉलोअर जी ना उसके, तभी आते हैं। अब पंचकूला में जो हुआ, पंचकूला में इसकी पेशी थी, और ये इसको, अगर इसको ये पता होता ना कि मुझे ये अरेस्ट कर लेंगे और मुझे वापस नहीं भेजेंगे, तो ये कभी नहीं आता। इसको अथॉरिटीज ने एश्योरेंस दी हुई थी कि चिंता मत कर, पेशी पर तुम पेश होके वापस आ जाएगा, केस चलता रहेगा। लेकिन वहीं से इसको हेलीकॉप्टर से जेल भेज दिया गया था, आपको याद होगा। और कितने लोग मरे थे फायरिंग में, कितना नुकसान हुआ था लोगों की, कितनी गाड़ियां, कितने घर जलाए गए थे, दुकानें जलाई गई थी। वो इसीलिए हुआ था कि जज ने कहा कि ही शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, क्योंकि जज की इंटेंशन थी कि इसको मैं सीधा यहां से जेल भेजूंगा। उसने सरकार को भी नहीं बताया था। अगर सरकार को भी बता देता तो सरकार ने उसको नहीं लाना था। कोई सरकार इतना रिस्क नहीं लेती कि लोग मारे जाएं, यहाँ गोली चले, आग लगे, और क्योंकि सरकार की बदनामी होती है इसमें। तो ये जो क्रिमिनल केस होता है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन जब होती है तो पर्सनली हाजिर होना कंपलसरी होता है। अब तो खैर ये जो कोरोना काल ने एक और चीज सिखा दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाते हैं। अब हुई है, अभी भी इसको सजा हुई है, दोबारा सजा हुई है, फांसी की सजा से तो बच गया ये, लेकिन इसको अब उम्र कैद फिर हुई है एक मर्डर केस में। तो अब ये जेल से ही इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसने पेशी अटेंड की है। तो कहता है नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग। कहते कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। In compounding of offence, the accused is not required to appear personally and can be discharged on payment of compounding fees. क्योंकि यहाँ कोई मर्डर, कोई कत्ल तो किया नहीं, टैक्स की चोरी तो की है ना। तो यहाँ आप कंपाउंडिंग कर सकते हो कि जी मैं पर्सनली हाजिर नहीं हूंगा, मेरा एडवोकेट हाजिर होगा। जीएसटी एक्ट आल्सो अलाउज फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, but compounding will be allowed only after the payment of all taxes, interest and penalties. जितना टैक्स की चोरी की है, जितना उस पर ब्याज लगा है, जितनी आप पर पेनल्टी लगी है, सारा जमा करवाइए, फिर आपको कंपाउंडिंग मिल सकती है। नाउ अमाउंट पेएबल फॉर कंपाउंडिंग, मिनिमम amount payable for compounding of offences shall be 50% of tax involved, subject to a minimum of ₹10,000. जितनी आपने टैक्स की चोरी का आप पर केस हुआ है, मान लो आप पर केस हुआ है 50 लाख की टैक्स की चोरी का, आपको 25 लाख रुपए कंपाउंडिंग के देने होंगे,
50% ऑफ टैक्स, कम से कम 10,000 है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग इज 150% ऑफ टैक्स, और ₹30,000 विच एवर इज हायर, यानी कि मिनिमम 50% है, मैक्सिमम 150%, 1.5 गुना है। अगर हमने 50 लाख की टैक्स की चोरी की है तो 75 लाख रुपए कंपाउंडिंग देनी पड़ सकती है आपको, अगर आप पर्सनली अपीयर होने से बचना चाहते हैं। अबेटमेंट ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स। On the payment of compounding amount, no further proceeding shall be initiated against the accused person for the same offence, and any criminal proceedings, if already initiated, will be abated. आपने कंपाउंडिंग जमा करा दी, वो जज की मर्जी पर है कि वो 50% से लेकर 150% तक आप पर कितनी कंपाउंडिंग लगाता है। वो डिपेंड करता है, जज पर भी डिपेंड करता है, आपकी अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। मान लो आपने 50 लाख की टैक्स की चोरी की थी, जज कहता है भाई 1 करोड़ रुपए जमा करा दे, 50 लाख का टैक्स था, 50 लाख कंपाउंडिंग फीस जमा करा दे, तेरे सारे मुकदमे खत्म। लोग करवा देते हैं, लोग करवा भी देते हैं। मुझे याद आ रहा है केस दिल्ली में हुआ था, थिएटर में आग लग गई थी और फिल्म चल रही थी बॉर्डर फिल्म चल रही थी, शायद सन्नी देओल की बॉर्डर फिल्म थी। वो पहला ही शो था, पहला ही दिन था और थिएटर में आग लग गई थी, और अराउंड मेरे ख्याल कोई 70 to 75 पीपल वर किल्ड इन दैट फायर, मर गए थे उसमें लोग। तो उस पर क्रिमिनल केस चला तो उसको 2 भाई थे, वो जो थिएटर था जिनका, तो मेरा ख्याल उनको 10 साल की सजा हो गई, कैद की। तो वहां भी वो जिस सेक्शन में उनको सजा हुई, क्योंकि उनका तो थिएटर था और थिएटर में आग लगी थी। वो जो वहाँ बिजली वालों का ट्रांसफार्मर था और उसमें कुछ डिफेक्ट था, यानी कि उसने बात बिजली वालों पर डाल दी, थिएटर वालों ने, और हौच पौच सा हो गया कि हमारा क्या कसूर है जी इसमें, ठीक है थिएटर हमारा था। तो उसमें कोई जिस सेक्शन में ये केस चला उस सेक्शन में भी कंपाउंडिंग की प्रोविजन थी, जैसे इसमें है कंपाउंडिंग की प्रोविजन थी। तो उन दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट में कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डाल दी कि हम कंपाउंडिंग फीस देने को तैयार हैं, हमारी सजा माफ कर दी जाए। और वो जब केस अदालत में गया तो मेरे ख्याल 3 करोड़ रुपया शायद जमा करवाना पड़ा उनको, और अदालत ने कहा 3 करोड़ रुपए जमा करा दीजिए, आपकी सजा खत्म हो जाएगी। उन्होंने 3 करोड़ रुपए जमा करा दिया और सजा खत्म हो गई, कंपाउंडिंग थी। लेकिन जिन लोगों के लोग मरे थे, उन लोगों ने दिल्ली में हंगामा कर दिया कि जी हमारे लोग मरे, इनको सजा हुई और सरकार ने पैसे लेके इनको छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रोविजन है, लॉ में प्रोविजन है कंपाउंडिंग की, तो कंपाउंडिंग फीस जमा करवा दी उन्होंने, तो करवा दी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये लॉ ही बना हुआ है, तो कंपाउंडिंग की जा सकती है। यहाँ भी वही बात है, आपने 50 लाख की चोरी की, पकड़े गए, सरकार ने कहा, जज ने कहा
1.5 करोड़ रुपया जमा करा दे भाई, 150% जमा करा दे, और उसने 1.5 करोड़ जमा करा दिया, चोरी तो 50 लाख की हुई थी, सरकार का खजाना भर गया और सरकार ने आपके खिलाफ केस खत्म कर दिया। तो ये कंपाउंडिंग की प्रोविजन है। Now, arrests under GST. Offender not only faces prosecution but also liable to be arrested under GST. Where the commissioner of CGST SGST believes a person has committed an offence, as discussed above, he can be arrested by any authorized CGST SGST officer. Arrested person shall be produced before a magistrate within 24 hours. ये तो खैर क्रिमिनल लॉ है, जो सीआरपीसी उसका रूल है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप थाने में नहीं रख सकते, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी का रूल है, तो वो यहाँ भी है। सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफिसर अगर आपको अरेस्ट कर लेता है तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, फिर आगे कार्रवाई जो है वो फिर कानूनी चलेगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑन ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, राइट। तो इसकी मैं फाइल बना के आपको भेज दूंगा, राइट। विल बी मीटिंग डे आफ्टर नाउ।